हार्ट डिसीज़ में ब्लॉकेज अलग होते हैं और क्लॉटिंग अलग होता है। ये मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है नॉर्मली। जब इमरजेंसी होती है तो कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की जो हार्ट के मसल को सप्लाई करती है, वो कोरोनरी आर्टरी 4 मिलीमीटर से 2.6 मिलीमीटर की होती है और LMCA जो मेन है वो 4.5 मिलीमीटर की होती है और एओर्टा 28 से 30 मिलीमीटर का होता है। डिपेंड्स ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेल फीमेल। वो फ्लेक्सिबल होती है, कोई PVC पाइप की तरह बरड नहीं होती है। अब कोरोनरी आर्टरीज में एडोलसेंट लाइफ से मल्टीपल फैक्टर, डाइटरी फैक्टर, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एयर पोल्यूशन, बैड हैबिट्स, हाईली फैटी, सैचुरेटेड फैट रिच डाइट, जंक फूड ईटर, आउटसाइड eating of butters and fried foods and sweets, all this, and fried non-veg, all this contribute to blockages, and lipid peroxidation leads to blockages। वहाँ पे दीवार पे चर्बी स्टिक हो जाती है। जब ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हर साल में, आप मानोगे आपकी जीवनचर्या अच्छी नहीं है तो 15-20% बढ़ता है और 70% ब्लॉकेज तक तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपको ब्लॉकेज है। 80% में आप ज़्यादा स्टेयरकेस या रनिंग कर तो मालूम पड़ता है। तो एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस बताते हैं 80, 90, 100%, वो एक पहले भी था आपको, एंजियोग्राफी के पहले, और बाद में भी ये डिटेक्ट हुआ। एक इन्वेस्टिगेटिव पद्धति है, ये क्योरेटिव नहीं है एंजियोग्राफी। और वो भी डॉक्टर लमसम लिखता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब ब्लॉकेज बनता है तो नेचर का नियम है कि रीरूटिंग ऑफ ब्लड फ्लो करता है। मीन्स नेचुरल बाईपास नई नई कैपिलरीज बनाता है और जो ब्लॉकेज वाली आर्टरी ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल को बंद करती है तो वहाँ दूसरे आर्टरी से ब्लड सप्लाई की उसकी ब्रांचेस एक्सटेंड होती है और वो ब्लड सप्लाई होना चालू हो जाता है। वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर और प्रोजेनाइटर सेल्स और बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है ये। तो ऑलरेडी ब्लॉकेजेस दिखा के आपको फिर डराया जाता है कि ये तो फट जाएंगे और कुछ नहीं होता है। आप प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल वाली मेडिसिन्स, आप हेल्दी डाइट, अल्कलाइन वेजिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, अवॉइडेंस ऑफ अनहेल्दी फूड एंड अनहेल्दी हैबिट्स, not taking any medicine without doctor prescription, and taking medicine as per clinical trial in the world to reverse blockages, stabilize blockages and reduce the inflammation. That is main factor। जब inflammation होता है तभी ब्लॉकेज फटता है, क्लॉट बनता है। तो ब्लॉकेज और क्लॉट में फ़र्क है। क्लॉट इज़ अ इमरजेंसी, ब्लॉकेज तो आपको बताया है, वो तो पहले भी था, उसको तो खाली दबाना ही है मेडिसिन और डाइट से। उसमें कुछ डर के आप स्टेंटिंग डलवा दो, स्टेबल कंडीशन में आप ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी कराते हो और फिर स्टेंटिंग करवा दो और बाईपास करवा दो, तो आप अपने आप को डैमेज कर रहे हो, अपने खुद के हृदय को डैमेज कर रहे हो। हाँ, क्लॉटिंग है, ब्लॉकेज छोटा भी हो या बड़ा हो, वो रप्चर हुआ है और वहाँ क्लॉट हो गया है, पार्शियल क्लॉटिंग अथवा टोटल फुल थिकनेस क्लॉटिंग, तो उसको छोटा हार्ट अटैक और बड़ा हार्ट अटैक हम सादी भाषा में बोलते हैं एंड स्टेमी। तो इमरजेंसी है। ट्रोपोनिन आई आपका पॉजिटिव आता है एंड स्टेमी में, तो इमीडिएटली आपको आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो
इमरजेंसी किट जो आती है, इकोस्प्रिन 325 मिलीग्राम की एक गोली चबा जाना अथवा पानी के साथ लेना, टाइकाग्रेलोन 90 मिलीग्राम की 2 गोली खा लेना, एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम की एक गोली और जीभ की जबान के नीचे सॉर्बिटेट की गोली रखना। जो बीपी आपके घर में है अथवा 108 या इमरजेंसी एम्बुलेंस में बीपी मपाया है और वो 110 और 70 से ऊपर है तो सॉर्बिटेट की गोली आप जीभ के नीचे रख सकते हो पेन रिलीविंग के लिए, अथवा इंजेक्शन का मॉर्फिन का इंजेक्शन भी एम्बुलेंस में दे सकते हैं। फिर हॉस्पिटल में आपके पास 2 रास्ते हैं, क्या तो स्टेंट डलवाओ, क्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्या तो स्टेंट डलवाओ गोल्डन आवर्स में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी यही बोलता है कि स्टेबल कंडीशन में स्टेंट डलवाना इज़ आउट ऑफ एथिक्स एंड इट इज़ अनसाइंटिफिक। इमरजेंसी में आप डलवा सकते हो खाली पेन रिलीविंग के लिए, उससे हार्ट अटैक और डेथ का जोखिम कम नहीं होता है, खाली पेन रिलीव होता है क्योंकि वो 50% जितना रास्ता खोलता है, इसलिए पेन रिलीव होता है। अथवा आप पार्शियल क्लॉट है तो एंटीथ्रोम्बोटिक इंजेक्शन का 8 दिन का कोर्स होता है, अथवा फुल थिकनेस क्लॉट है तो आप गोल्डन आवर्स में 5 स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक जैसे रेटेप्लेज है, टेनेक्टेप्लेज है, वो 40-45 हज़ार के इंजेक्शन आते हैं, वो ले लो। रेटेप्लेज को आधे घंटे के डिस्टेंस में लेना होता है, दो इंजेक्शन का पुश लगता है, और टेनेक्टेप्लेज तो खाली 5 सेकंड का पुश है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करके आपको दे देगा, तो इमरजेंसी टल जाएगी और क्लॉट डिज़ोल्व भी हो जाएगा। साथ में आपको बीटा ब्लॉकर, बीपी ज़्यादा है तो बीपी कम करने की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, इन्फ्लेमेशन की दवाई, वो सब आपको लेना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लॉकेज और क्लॉट में डिफरेंस है। आपको 3 नलियाँ ब्लॉक बता दी, 100% बता दी, 100% ब्लॉक वाली आर्टरी में कभी हार्ट अटैक आता ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है क्लॉट बनने के लिए। समझिए आप। और जो बड़ी आर्टरी है वो कवर्ड बाय स्मूथ मसल सेल्स एंड फाइबर्स कैप, तो उसमें भी हार्ट अटैक का चांस कम रहता है। उसको अंदर का लिपिड कोर को आपको दवाइयाँ से, क्लिनिकल ट्रायल वाली अच्छी मेडिसिन से आप उसको दबा सकते हो और प्रोग्रेस भी बंद कर सकते हो, और इन्फ्लेमेशन भी कम करोगे तो ब्लॉकेज अपने आप धीरे धीरे घटता जाएगा। 2 साल लगेंगे लेकिन ब्लॉकेज अपने आप चला जाएगा। स्टेंटिंग में क्या होता है, स्टेंटिंग में स्टेबल कंडीशन में आप स्टेंट डलवा देते हो, फिर स्टेंट जहाँ लगा है वहाँ प्लेटलेट, खराब चर्बी, कैल्शियम वगैरह जमा होता है तो स्टेंट रिस्टिनोसिस हो जाता है, तो फिर से दिक्कत आती है 1-2 साल में। तो कहने का मतलब ये, स्टेंट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसीजर, इट इज़ ओनली फॉर इमरजेंसी टू रिलीव पेन। समझिए आप बात। बाईपास भी पहले कोई अच्छी पद्धति नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, इसलिए बाईपास का एक आविष्कार हुआ था। उसको भी कोई ऐसा 100% बाईपास सक्सेसफुल है ऐसा मानना लाजमी नहीं है, क्योंकि बाईपास के कई कॉम्प्लिकेशन, हार्ट वीक हो जाता है, एरिथमिया हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, डायबिटिक में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, किडनी डैमेज होती है। तो आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ब्लॉकेज और क्लॉट अलग है। सो ब्लॉकेज को क्लॉट समझ के तुरंत बाईपास या स्टेंटिंग मत कराइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए। और दूसरी बात, एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट लीजिए विथ हेल्दी डाइट, प्लांट बेस्ड हेल्दी डाइट एंड इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, मीन्स क्लिनिकल ट्रायल प्रूफ मेडिकल ट्रीटमेंट बाय अस। एंड योगा मेडिटेशन को एडॉप्ट कीजिए, आपका लाइफ में कभी सर्जरी या स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।